वाउचिंग ऑफ लोन टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अ कंपनी कैन ग्रांट एनी लोन टू इट्स डायरेक्टर if article of association of the company authorize the company, okay, and such loan can be granted in compliance with the provision of section 185 of the Companies Act 2013. In the vouching of the loan granted to the director of the company, auditor should cover the following consideration. First one is, auditor should examine its authorization by the article of association, ठीक है। ऑडिटर शुड एग्जामिन कंप्लायंस विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 185, ठीक है। ऑडिटर सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज़ किया है डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए। देन फिर ऑडिटर चेक करेगा, एग्जामिन करेगा प्रोविज़न ऑफ द 185 सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उनके कंप्लायंस का, ठीक है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 143, auditor should conduct the inquiry with respect to securing against the loan, ओके। लोन्स के अगेंस्ट अगर कोई सिक्योर्ड एसेट्स किया गया है, एसेट्स को कोई सिक्योर्ड किया गया है या लोन्स को वही सिक्योर्ड किया गया है, तो ऑडिटर को वो भी एग्जामिन करना पड़ेगा वेदर लोन इज़ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच लोन एज सच टर्म्स एंड कंडीशन शुड नॉट बी प्रीजुडिसाइल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ओके। वो इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट को इफेक्ट नहीं करते, ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नाउ ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट सच लोन हैज़ बीन सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट इन द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी लोन दिया गया है ऑडिटर को वो सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। ऑडिटर ये भी एग्जामिन करेगा। नाउ ऑडिटर ट्रेस करेगा अमाउंट को फ्रॉम द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। देन लोन टू द डायरेक्टर इज़ रिलेटेड पार्टी, लोन टू द डायरेक्टर इज़ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। सो ऑडिटर ये भी एग्जामिन करेगा कि इसका डिस्क्लोजर प्रॉपरली नोट्स टू अकाउंट में किया गया है इन द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 18। AS 18 डील्स विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो AS 18 के जो भी प्रोविजंस हैं उनका कंप्लायंस भी हुआ है या नहीं हुआ है, ऑडिटर ये भी एग्जामिन करेगा, ओके। नाउ वाउचिंग ऑफ द फैक्टर्स विच मे कॉज इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स ऐसे आइटम्स का वाउचिंग करना है जो P&L में ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक क्वेश्चन भी आया था आपके एग्ज़ाम में, व्हाट आर द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट विच मे कॉज इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे क्या मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन इज, you are an auditor of the company, okay, and while conducting analytical review on the gross profit you identify that rate of gross profit is unusually increased, ठीक है, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। आप एक बीइंग एन ऑडिटर, आप एक ऑडिटर हो और आपने एनालिटिकल रिव्यू, ग्रॉस प्रॉफिट में एनालिटिकल रिव्यू लगाते टाइम पे ये आइडेंटिफाई किया कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो अनयूजुअली इंक्रीज़ हो गया है इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, okay, in comparison with earlier years, okay. What are the factors which may cause increase in gross profit ratio? ऐसे कौन से factors हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका gross profit ratio increase हो गया है, तो हमें ये चीज़ डिस्कस करनी होगी, okay. Your answer is, following are some potential misstatement which may cause increase in the gross profit. First one is underlying द ओपनिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे ना P&L स्टेटमेंट, जो ट्रेडिंग एंड P&L स्टेटमेंट्स है या ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, उसको दिमाग में रखना। उसमें क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हो गया एंड योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाता है इन द P&L अकाउंट एंड यहाँ पे फिर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ओके। अब हमें बात करना है ग्रॉस प्रॉफिट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहली चीज़, अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करके रखा होगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा,
ठीक है। अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करके रखा होगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो केस समझ गए आप। नाउ नेक्स्ट वन इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में कुछ चेंज किया गया होगा तो उससे क्या होगा कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा और वो इम्पैक्ट करेगा आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू की जा रही थी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर पे, ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू की गई है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ हायर। तो इससे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगा, तो जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो सकता है, तो ऑडिटर ये भी वेरीफाई करेगा, ठीक है। Now, goods received on the consignment and consignment inventory has been included in the closing inventory of the consignee, ठीक है। तो अगर कंसाइनमेंट बेसिस पे आपको कोई भी गुड्स रिसीव हुए हैं और वो गुड्स आपके क्लोजिंग एंटिटी के क्लोजिंग स्टॉक में शो कर रहा है तो इसकी वजह से भी ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। नाउ गुड्स सेंड ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस बट इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ रेगुलर सेल। गुड्स सेंड किया है कंसाइनमेंट बेसिस पे बट उसे एज एन रेगुलर सेल रिकॉर्ड कर लिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा कि उसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में, तो जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो ये दोनों जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसे रिमेंबर करना। नाउ wrong location of the expenses that is trading expenses may be recorded in the P&L account। अगर कोई ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस हो गया या तो फिर कुछ और हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया गया है, चार्ज कर लिया गया है, तो उसकी वजह से भी ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ रहेगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नो प्रोविज़न अंडर द प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस विच इज़ इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। और ऐसा कोई प्रोविज़न्स नहीं होता है ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस का, बट स्टिल कोई प्रोविज़न बना लिया गया तो उससे भी आपको क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट पे। ओके, वी आर डन विथ